बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोज़ हालात बदल रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा हैं। एक अहम इंटरव्यू दिया BBC को कि जल्द इलेक्शन हो सकते हैं और नवंबर में नई हुकूमत भी आ सकती है। उसके फ़ौरन बाद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ साहब को अपनी पार्टी की सुननी चाहिए और इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात और नैब तरमीम के बाद ही मुमकिन होंगे। और एक अहम बैठक इस वक्त जारी है लंदन में कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के अहम मेंबरान के हमरा इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से। क्या फ़ैसले मुतवक्किल हैं? कल भी हमने इस पर ज़िक्र किया था, आज भी ज़िक्र करेंगे कि क्या होने वाला है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, आसिफ अली ज़रदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और लंदन में जो मुलाकातें हैं, इसका हासिल वसूल क्या होगा, इसके ऊपर करेंगे बात। और आज एक अहम फैसला आया इलेक्शन कमीशन से, जहां PTI के मुनर्रिफ अरकान के खिलाफ जो स्पीकर की तरफ से रेफरेंस दायर था उसको मुस्तरद कर दिया गया है। ये पीपल्स तहरीक इंसाफ की शिकस्त है या हुकूमत की फ़तह, इस पर होगी बात और बाकी इंटरनेशनल ख़बरों पर भी तज़किरा करेंगे। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया BBC को उसके कुछ इक़्तिबास सुनते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट तब्दील की गई। नहीं हो सकता उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें। ये आपके प्लान का हिस्सा है? मैं पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं, नवंबर से पहले हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? और शहबाज शरीफ ना करें अपॉइंट? मेरा ख्याल है उससे इस तरह हिसाब किताब हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी आ सकता है। गिवन दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही होते हैं नवंबर में भी, और अगर जनरल फैज का नाम भी है लिस्ट में, तो उनका नाम भी कंसीडर किया जाएगा? PMLN विल कंसीडर इट विद हार्ट। मुझे देखिए, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल वो कंसीडर किया जाएगा। ऑल दोज नेम्स व्हिच विल बी रिकमेंडेड बाय GHQ। जी, और ऐसा बड़ा चर्चा रहा ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान का और उसके ऊपर आसिफ ज़रदारी साहब भी बोले। और आसिफ अली ज़रदारी साहब से पहले उन्होंने ये कहा कि जी मेरी कल नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई और आज मैं उनकी बात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि फौरी इलेक्शन नहीं होंगे, उससे पहले ये तरामीम होंगी, लेकिन टाइम फ्रेम उन्होंने भी नहीं दिया। अगर तरामीम वो महीने में आसिफ ज़रदारी साहब अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन करनी पड़ी उनको जैसे कहते हैं जैसे चादर कोई खींच रहा है, कोई लगाया हुआ बाग उजाड़ रहा है, वैसी कैफियत लगी है मुझे उनकी। अच्छा, कि वो खुद उन्होंने कहा कि ये काम तो मैंने किया है। उन्होंने 3 दफा ये फिक्रा बोला है कि ये काम, ये तो बैफल मैंने सजाई थी, इसको मैं उजाड़ने नहीं दूंगा। सही है। कैसे उजाड़ोगे तुम? और 2 कामों के लिए मैंने की थी। नंबर 1, उसने ये कहा कि नैब में अमेंडमेंट आएगी। ठीक, नैब में कौन करेगा, किस तरह करेगा, ये कोई आसान काम तो नहीं है। सेकंड, उन्होंने कहा है कि हम वो तब्दीली लेके आएंगे। देखिए, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, ये पाकिस्तान के चलो 22 करोड़ अवाम तो बेचारे जाहिल हैं, लेकिन उस्मान साहब मैं और आप तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे ज़रूर हैं कि हमें हमारे साथ ये बात शेयर की जाए कि हम किस किस्म की इस्लाहत चाहते हैं। पाकिस्तान में कम से कम 1% तबका तो ऐसा मौजूद है कि जिनको आप कम से कम कहें कि हम ये इस्लाहात चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन के लॉज के अंदर। आप हर चीज़ आपने अपने अंदर एक खास किस्म का, जिसे कहते हैं कुआं बनाया हुआ, उस कुएं में से जो चाहे जब चाहे निकाल दें। आपने बेवकूफ़ समझा इस कौम को। क्या इस्लाहात चाहते हैं? अच्छा, इमरान खान साहब इस्लाहात चाहते हैं, एकदम आया आके उन्होंने नाफिज कर दिया। खैर, उनका एक एजेंडा था, उनका एजेंडा वाकई उनके अपने हिसाब से ठीक था कि उनको ओवरसीज़ के वोट्स चाहिए थे और वो शुरू दिन से उसके बारे में कंपेन करें। और एक बात आप इस्मान कि आप ज़रा सा पीछे चले जाएँ, 90s के अंदर चले जाएँ, तो ये सारे ओवरसीज़ के वोट जो थे जी, ये नवाज शरीफ के वोट थे। और नवाज शरीफ से पहले आपको याद होगा ये भुट्टो के वोट थे। ओवरसीज जो थे ये तो इस तरह यूं बदलते रहे और उस मिजाज के साथ आगे चलते आज उनके वोट थे। इनको नाराज नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 बातें की हैं। एक, उन्होंने ये बात की है कि किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये तबसरा निगारों की वजह से बात मुसलसल चढ़ी हो गई थी कि हुकूमत बदली ही इसलिए गई है कि बाजवा साहब जो हैं वो चाहते हैं कि कोई उनकी मर्जी का आर्मी चीफ आए। अच्छा, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये क्लियर किया गया है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हम करें या कोई और करे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान हो या कोई और हो, ये क्लैरिटी उसकी तरफ से, लोग उसको और समझ रहे हैं, मैं नए तौर पर समझता हूँ ये क्लैरिटी उन्होंने दी है कि भाईजान हुकूमत उस वजह से, अगर ठीक है हो सकता है बदली गई हो,
अभी भी लोग शक करते हैं। मेरे तौर पर जब आप मजीद वजाहतें देना शुरू हो जाए ना, तो फिर वही गुजरे गुना बदतरस गुना, बड़ा मशहूर लतीफ़ा है मुला दो प्यादा वाला, मैं क्या बार बार सुनाऊं उसको। तो वो एक तो ये क्या हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उन्होंने ये की है कि मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए, पहली बात यह है कि मेरिट के ऊपर डिस्कशन अगर आप आज शुरू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये सूरत हाल होती थी। आखिरी जो अपॉइंटमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो हुई थी सज्जाद अली शाह साहब। अच्छा, सज्जाद अली शाह साहब पे क्राइसिस बना और जजेस जो एक जजेस केस आया था बड़ा मशहूर, एक होते हैं वहाब अल खैरी साहब। जी जी, हबीब उन्होंने वहाब अल खैरी। हाँ, उन्होंने एक केस किया था और उन्होंने कहा कि देखें, जो सीनियर मोस्ट होगा बेशक वो 4 दिन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बने, वो बनेगा। ये टेन्योर वन्योर की ऐसी की तैसी, आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगने में कोई झगड़ा नहीं होता। जो बंदा होता है, अगर 1.5 महीने के लिए जवाजत ख्वाजा ने आना है तो 1.5 महीने आके चले जाना। इसके अंदर आर्मी चीफ के अंदर 2 कैच हैं बहुत बड़े, और ये मसला सियासतदान हल नहीं कर सकते। ये मसला सिर्फ और सिर्फ आर्मी खुद हल करती। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद हल किया था, आर्मी खुद हल करेगी। मसला जरा जाता है कि आर्मी के अंदर अपने जो जर्नैल लेवल पे आते हैं तो कशमकश शुरू हो जाती है। और ये पहली दफ़ा नहीं 10 दफ़ा हुई है। मैंने पहले भी सुनाया कि अयूब खान साहब मेजर जनरल थे, जब उनकी रिपोर्ट्स अमेरिका गई और अमेरिका ने उनके बारे में, अब तो ओपन हो चुकी हैं कि एक 6 फुट 2 इंच कद का आदमी है और ये और अमेरिका का बड़ा वफादार है, तो उसके आप मेजर जनरल को उन्होंने 18 दिन के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल किया और 1 महीने के अंदर फुल जनरल करके चीफ लगा दिया। फिर उनकी एक्सटेंशन बड़ी कमाल की हुई। वो खुद लिखते हैं कि सिकंदर मिर्जा इधर उधर कर रहा था तो फिरोज़ खान नून ने को एक दफ़ा मैंने बुलाया, फिरोज़ खान नून को मैंने आके 35 की बजाय 50 तोपों की सलामी दी, अच्छा खाना दिया पिंडी के अंदर, और मैंने कहा मेरी एक फ़ाइल पड़ी हुई है, वो आप उसका कुछ कर दें। वो तो बहुत खुश हो गया कि मेरे रिसेप्शन GHQ में मिला। उसने 2 की बजाय 4 साल की एक्सटेंशन दे दी और फिर उसके बाद 1958 का मार्च रहा आगे। फिर ज़ियाउल हक ने अपने आप को बार बार खुद एक्सटेंशन दी, फिर मुशर्रफ ने अपने आप को बार बार खुद एक्सटेंशन दी, फिर उसके बाद हमने पॉलिटिकल लेवल पे कियानी साहब को एक्सटेंशन दी। फिर ये फिक्रे भी चलते रहे कि जब मुशर्रफ ज़ियाउल हक होते थे तो ज़ियाउल हक जो थे वो भुट्टो को बहुत अपना राम करने की कोशिश करते थे। भुट्टो ने कहा ये मस्कीन सा आदमी है, मैं इसको लगा देता हूँ। मुशर्रफ जो थे वो मंगला से कैसे मिलने, अब तो ये आम बात हो गई ना, कैसे नवाज शरीफ से मिलने जाया करते थे। फिर एक वो नादिर परवेज का भाई जो था तारिक परवेज, वो कोयटा का कोर कमांडर था, वो नवाज शरीफ से मिलने गया, उसको उड़ा दिया गया। तो मिलने कैसे गए? तो ये कशमकश सियासत पे ये मैं नहीं करता हूं, ये आप खुद करते हैं। कोई आईनी तरमीम की जरूरत नहीं, आप कह दें। अच्छा, दूसरा कैच क्या है? एक तो ये है कि आप खुद उसमें घोड़े दौड़ाते हैं। दूसरा कैच ये है कि जब आर्मी चीफ बनता है कोई बंदा, तो अगर उसकी 5 दिन की भी नौकरी रहती है ना, तो वो 3 साल उसको मिल जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को हल किया। उन्होंने कहा ना, अगर 3 दिन भी नौकरी रहती है तो 1 दिन भी आगे नहीं होगा। 65 साल पूरे तो फिर जज नहीं है। अच्छा, यहां भी होना ही चाहिए कि अगर इतने साल पूरे तो फिर आर्मी चीफ नहीं है, तो फिर इस मुल्क की पूरी जिंदगी के लिए इस मुल्क की जान छूट जाएगी कि भाई अब जिस बंदे ने इस तरह से प्रमोशन करते करते इस लेवल पे आना है, अगर उसकी नौकरी के 10 साल रहते हैं या 5 साल रहते हैं या 2 साल रहते हैं या 1 साल रहते हैं या 10 माह रहते हैं, उतने। अच्छा, दूसरा जो अहम नुक्ता था ना आसिफ अली जरदारी साहब का, कि ये था कि हम लोगों के चूल्हे नहीं बुझाना चाहते। हमसे कहा जा रहा है कि ये बढ़ाओ, हम नहीं बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक डेडलॉक है IMF के जानिब से पैसे देने पे, और उन्होंने कहा कि हमारे पास आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस हैं। और इन्होंने मिसाल भी दी, स्टेट लाइफ इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बाकी कर रहे हैं। अब देखें वो किस तरीके से रिलीफ देते हैं। साहब, मैं आपको अर्ज करूं, आज श्रीलंका में जो आग लग रही है ना, कल हम उसको तफसील से बात नहीं कर सके। श्रीलंका की पॉलिटिक्स को सिर्फ 3 मिनट में आपको सुनाऊंगा। श्रीलंका की पूरी पॉलिटिक्स जो 2 खानदानों में बटी हुई है। अच्छा, पहला खानदान बंदरनायके का खानदान है, जो पुर्तगीज थे, उन आए थे। उनका बड़ा वाला बंदरनायके वो जो था 1960 में उसको मारा गया था, और उनकी बेगम साहबा जो है वो शहीद की बीवी होकर मिसेस बंदरनायके 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रही। उसके बाद कोई 2 बीच में फिर पक्स का जो खानदान जो है, राजा पक्स जो है वो ये आ गया। ठीक, पक्स खानदान जब आया जिस वक्त, तो इस खानदान की इसके 2005 से लेके अब तक इस वक्त एक भाई सदर है, एक भाई वज़ीर आज़म है, एक भाई फाइनेंस मिनिस्टर है, अच्छा, एक भाई कौमी असेंबली का स्पीकर है। ठीक है, और इन तीनों भाइयों के पास 7 महकमे हैं। अच्छा, और ये 7 महकमे में वजह से 70% बजट जो इनके पास है। इन तीनों भाइयों ने मिलकर कहा जाता है कि
वो प्रोजेक्ट शुरू किए जिसके उसमें आता हूं मैं इसके बाद। इन तीनों भाइयों ने करप्शन किया, $10 अरब तक वहां कर लेके जाए। अच्छा, इन भाइयों ने 3 फैसले किए जिसकी वजह से आज श्रीलंका जो है तबाह हो गया। पहली बात यह है कि इन्होंने वो प्रोजेक्ट लिए कि जिसका अवाम के साथ कोई तल्लक नहीं था। हॉबन तोतो की अपना वो बना ली, क्या नाम है, बंदरगाह बना ली, ठीक है, वो कर्जा ले लिया, फिर एयरपोर्ट अच्छे से बना लिए, फिर बाकी चीज़ें बना ली। ये बनाते बनाते हुआ ये कि कर्जा चढ़ गया। अब कर्जे के लिए इनको चाहिए था कि टैक्स लगाते लोगों के ऊपर। बड़े लोग सरमायादार वो सारे इनके अपने खानदान के लोग थे, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर भी मुस्तकिल इनका चला आ रहा है। इंडस्ट्रियल पता नहीं कौन कौन से उसका भी इनका सदर है। मीडिया के 4 हाउसेज भी इस खानदान के हैं, ठीक। अब उन्होंने ये किया, कोई टैक्स नहीं लगाया। अब हुआ जाए उसके लिए मजीद कर्जा लेना पड़ा, वो और फंस गए। तीसरा इन्होंने सब्सिडीज दी। जब सब्सिडीज दी तो ये फंस गए। $51 जब आ गए तो फिर IMF के पास गए, उन्होंने कहा खुद टैक्स लगाते नहीं, हम कैसे लगाएं। अब होना यह चाहिए था कि आप IMF के साथ नेगोशिएशन करके टैक्स करते, जो कुछ भी आप कर रहे थे। इन्होंने शोर में जाकर हम IMF से बाहर निकलते हैं और कहा चीन देगा। चीन ने $500 मिलियन पकड़ा दिए चूंगा। अच्छा, ठीक। उन्होंने कहा भाईजान तुसी खर्चे अपना $10 अरब जो बाहर से तो लेके आओ, जो तुमने छुपा के रखा हुआ ये कि एट द एंड ऑफ द डे इस खानदान के खिलाफ जब लोग खड़े हुए तो सबसे पहले इनके आबाई घर को आग लगाई, फिर इनके वजीर आज़म हाउस में घुसे, 2 असेंबली के मेंबर मारे गए। क्यों? वजह यह थी कि वही 3 गलतियां जो हमने की थी, वही 3 गलतियां इन्होंने की। पब्लिक को यानी 4 महीने से लाइन में लगी हुई थी पब्लिक, उनको वो नहीं मिल रहा था। उसके बाद हॉस्पिटल में दवाइयां खत्म हो चुकी हुई थी, पेट्रोल खत्म, गैस खत्म, गैस खत्म, हर अच्छा यूक्रेन से गंदम आनी थी वो खत्म हो चुकी हुई थी। यानी आपने कोई प्लान ही नहीं। अच्छा जरदारी साहब, आज जब प्लान था मुझे हंसी आ रही थी कि हम डैम तो नहीं बनाएंगे, हम हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगा देंगे। तो ये भी सोल्यूशन तो है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। इधर और लोन भी देंगे सोलर पैनल के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ लंदन से खबरें मसूल हो रही हैं, उसके ऊपर बात करें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और एक अहम बैठक इस वक्त जारी है लंदन में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब काबीना के अहम अरकान के हमरा लंदन में मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है। मुलाकात के मनाज़र आपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखे। करसे के बाद दोनों भाई आपस में मिले और कहा यह जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो आपदीदा भी हुए इस मामले पर। उनको भाई से मुलाकात, इस मुलाकात से क्या निकल सकता है, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के तनाजुर में देखें। और उसके बाद जो मामला, पहली खबर ये आई है कि नून लीग ने वजाहत की है कि वो अर्ली इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और कब इलेक्शन होंगे इस बारे में सवालिया निशान है। और ये साहब जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान, नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला करना है। और शहबाज शरीफ साहब गए हैं सारे जाके अपनी कारकर्दगी भी क्या होगा, पैसे नहीं मिल रहे, इसहाक डार साहब भी वहाँ मौजूद हैं। बेल आउट कौन कर सकता है इस सारी? देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये है कि अगर तो ये अर्ली इलेक्शंस नहीं होने तो फिर सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट पे आएगा। हाँ। पंजाब गवर्नमेंट बचती ही नज़र नहीं आती किसी भी तौर पर। तमाम तजिया नगार जो समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट किसी न किसी तो चले जाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है एक बुनियाद पर अगर फैसला देता है कि आपको हम इसलिए नायल कर रहे हैं, नहीं कर रहे कि आपने वोट किया ही नहीं, आपने वोट नहीं दिया। हाँ। क्योंकि ये 3 शिके तो हाँ तो वोट दे चुके हैं, यहाँ नायल करना पड़ेगा, तो आपको पंजाब में तो इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस खत्म हो गई, एक खत्म। दूसरा हिस्सा इमरान खान के पास है, KP के, वो अगर असेंबली तोड़ दे तो आपको वहाँ भी करने पड़ जाएंगे। अच्छा, 2 तो ये गए। आप कौमी असेंबली बचाएंगे तो कौमी असेंबली जो है वो तो इस्लामाबाद के 4 अस्पताल और 6 कॉलेजों की असेंबली हो जाती है ना, यहाँ एक मेट्रो बस की असेंबली, और तो कुछ नहीं, फेडरल गवर्नमेंट तो कुछ नहीं होती। मसला इस वक्त उस्मान साहब जो है पैसे का फंसा हुआ है। नून लीग के अंदर ये सीरियस थिंकिंग हो गई है कि अगर इस वक्त हम छोड़ते हैं तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि हम इमरान खान साहब का डाला हुआ गंद नहीं संभाल सकते थे जब तक हम पूरे वसूख के साथ पूरे 5 साल के लिए ना आए। ये बहुत बड़ा गंद था, इसलिए हम चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने 6 या 7 महीने गुजार दिए और आपने अपनी जो है नारे लगाए हुए थे कि हम 30 साल से चलाते आए हैं, तो हमें तो चलाना आता है, तो हम तो सिस्टम को जानते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तीसरी अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट की वही हालत हुई है कि जो बाइडन की अफगानिस्तान की फौज की हुई थी। ना वो चली ना ये चली, नहीं चल सकी, क्योंकि अभी तो कैसे हम कह सकते हैं 30 दिन
30 दिन बहुत होते। आप कोई ये तो वही दिन है जैसे 100 दिन इमरान खान नहीं नहीं, देखिए आप इमरान खान तो बच्चा था, 100 दिन में ये कर तो दो। पहला वाज अ वर्जिन एंट्री। आप तो 30 साल का तजुर्बा लेके वहां पहुंचे थे। आप तो कहते थे हम जब आएंगे तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन आप तो 3 हफ्ते की कारकर्दगी पे जज कर सकते हैं नहीं, 3 हफ्ते आपको आप कुछ तो निकलेगा ना। आप पॉलिसी लोड शेडिंग तो ठीक कर दी जो उन्होंने ऐलान किया था। अच्छा चलें ठीक है। अब आप अगली बात है। मैं तो ये सवाल है कि पैसा कहां से अपने 3 साल ना इमरान खान साहब की महंगाई पे बात की है ना मैं ओवरऑल बात करता ना, मैं कभी नहीं किया, आपने देखा होगा। IMF, सऊदी अरब, उसके बाद UAE, ये सारे ये कहते हैं कि अगर तो ये कारकर्दगी की सूरत हाल हो तो हम इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात बनाएं। नहीं, वरना इतला ये है कि IMF कह रहा है कि भाई पहले हमने जो आपसे कहा है सब्सिडीज वापस लो, कीमतें बढ़ाओ, आप बढ़ा नहीं रहे, पैसा क्यों दें? सर मसला ये है कि IMF जो है वो एक झंडा है, उस झंडे के पीछे लोग चलते हैं। अब वो जब मैंने श्रीलंका वाली बात की कि आपने वही बातें की, जब वो IMF के पास गए तो उन्होंने कहा आप सबसे पहले सब्सिडी वापस लो। सही है। आप सबसे पहले ये को आप होना चाहते हैं मकबूल ताकि लोग तालियां बजाएं। ये इमरान खान ने जाते जाते किया, यही मिफ्ता इस्माइल ने जाते जाते किया था कि टैक्स स्लैब गिरा दिया। आप लैंडमाइन तो लगाने की आदत, ये नहीं, इस मुल्क का तो सोचता कोई नहीं ना जानने से पहले। असल मसला ये है कि आपको IMF ने जो कुछ भी कहा है वो IMF भी सोच रही है कि ये हुकूमत किसी लेवल पे स्टेबल हो तो हम इसके साथ नेगोशिएशन में एंटर हों, वरना हम आने वाली हुकूमत के साथ मुखालफत क्यों मोल लें। उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। सुना ये सवाल हुआ कि जी ये 6 महीने के लिए आप आए हैं या 1.5 साल के लिए आए हैं, ये बताएं। ये भी सवालात हुए हैं बहुत सारे जो अंदर के लोग वहां गए। वो असल मसला है, वो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में इमरान खान बैठता है तब भी ठीक है, पाकिस्तान में मुशर्रफ बैठता है तब भी ठीक है। उनका तो आप भी खुद सोचे ना, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको क्या गरज है कि ईरान में किसकी हुकूमत आती है? आप तो कहेंगे जी ईरान में जो भी है मेरी उसके साथ ताल्लुकात है, वही सारा कुछ चलता रहता है। तो उन्होंने, सऊदी अरब ने भी और UAE, इन लोगों ने भी ये कहा है कि लेट देम स्टेबल, आके हमें पता चल जाए, हवा करो। हवा का रुख बदल गया। देखिए इमरान खान की एक कामयाबी ये है कि वो उसने 30 दिन में इनको बैकफुट पे ले जाके सिर्फ इस काम पे लगा दिया है कि मरियम औरंगजेब को बिठाओ, इमरान खान के सवालों का जवाब दो। गवर्नमेंट जलसों में लग गया तो गवर्नमेंट ने क्या करना, आपको पता है एक जलसे के ऊपर 2-2.5 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं होता। ठीक, आपके रिसोर्सेज उस पर लग जाए, आपकी तवानाइयां उस पर लग जाए, आप क्या करेंगे? तो वो दूसरा बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट में आपका जो गुत्थम गुत्था हुए हैं, और फिर इस आइन के साथ जो कुछ खिलवाड़ हो रहा है और जो कुछ चल रहा है, जो मैं पहले दिन कहता था कि इस आइन को जिस तरह उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ है, अब अलवी साहब जिस तरह कर रहे हैं, आप कभी इस अदालत में घूम रहे हैं, कभी उस अदालत में घूम रहे हैं, कभी इस अदालत में घूम रहे हैं, ये सारा कुछ जो है ये गवर्नमेंट चलने नहीं दे पा रहा। अच्छा, इससे पहले कभी मिसाल मिलती है कि सदर, गवर्नर, ये वाला जो खींचातानी चल रही है, इससे पहले कभी इस तरह की हरकतें हुई है? किस दौर में? मैं बता, रेंजर्स चली गई थी मंजूर वट्टू वाली गवर्नमेंट। अच्छा, मंजूर वट्टू वाला जो मामला, ठीक है, पंजाब असेंबली में, हाँ, उससे पहले भी मिलती है, रिपब्लिकन पार्टी के जमाने मिलती है, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान को नहीं जी, सारे गुर पुराने हैं लोगों के। आपको याद होगा कि उसने कहा था मैंने छोड़ो, फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बिठा दिया था नवाज शरीफ को, क्या ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट का? उसने पिस्तौल निकाला, उसने कहा तुम भी इस्तीफा दो और तुम भी इस्तीफा दो। अच्छा, और उसके बाद 58(2)(b थी इस आइन की सबसे बड़ी पावर, स्ट्रोक ऑफ द पेन, पूरी असेंबली खत्म, चारों असेंबलियां खत्म। उस प्रेसिडेंट से कहा बिस्मिल्लाह, ये कलम और ये इस्तीफा। उस वजीर आजम को जो सिर्फ 1 घंटा पहले तकीद करके गया था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और मुझे याद अच्छी तरह, मैं लाहौर टेलीविजन में था, वो क्या नाम था उनका, जो इनका मशहूर जो लाहौर के अपना इनके वो भी रहे हैं, कमिश्नर भी थे और MDT-PT हुए थे, वो शायद रफी साहब, शायद वो अपनी कोर्ट के अंदर केसेट रिकॉर्ड करा के लाए थे कि चलाओ मियां साहब की केसेट आ गई, देखो इस मुल्क चुंधा की। अच्छा, तो खत्म। तो असल मसला यह है कि आपके यहाँ ये क्राइसिस रहे हैं, आपने इस क्राइसिस को हल कैसे करना, आपका मसला था ना। मैंने उस दिन भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये की है कि उसने मसले को खुद हल किया। मसला वापस भेजती
उसका देखो तुम हल करो, बेशक 2/3 मेजॉरिटी खुद बैठो या कुछ, तुम हल करो कि तुमने अपने स्पीकर के साथ क्या करना है। हल हो जाना था सर, जब हल होना होता तो ना, अब वो हल करने की अहलियत ही नहीं रखते तो गए ना सुप्रीम कोर्ट। खत्म हो गया ना सुप्रीम कोर्ट। बस ये अब सवाल जब साथ बैठने के लिए ये तैयार सवाल नहीं। हाँ ये मसला सवाल तो ये है। सवाल उठता है। असल मजा ये है कि ये बात हम भुट्टो साहब के सामने किया करते थे। भुट्टो गोल में इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठता था, भुट्टो किसी नेगोशिएशन में नहीं बैठता, लेकिन भुट्टो में एक खूबी थी, भुट्टो जब बरसदार आ गया था तो सबके साथ बैठना शुरू हो गया। घरों में जाते थे। और वली खान कहता है कि अजीब व गरीब आदमी है, मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे घुटनों को हाथ लगाता है और जल से मुझे गालियाँ देता है। तो मतलब वो भुट्टो के अंदर, भुट्टो पॉलिटिशियन था, एक फ्यूडल उसकी एक बैकग्राउंड, लेकिन असल मसला ये उस्मान साहब इस वक्त चल नहीं रही। चलने में सबसे बड़ा है कि जूं जूं दिन गुजरेंगे त्यों त्यों एक तरफ जो है गुब्बारे में हवा भरती चली जाएगी और दूसरी तरफ जो है वो मामला जो है कि लोग सवाल उठाते चले जाएंगे। इसीलिए जरदारी साहब को फिक्र लग गई है कि इस खौफ में नून लीग फैसला ना कर दे कि हम जा रहे हैं, और अगर नून लीग ये फैसला कर दे, आज प्राइम मिनिस्टर कह दे कि मैं असेंबली को तोड़ देता हूं, एक तो वो लीगल प्राइम मिनिस्टर तोड़ सकता है, हमजा शहबाज लीगल प्राइम मिनिस्टर तोड़ देता है, ठीक है, बलूचिस्तान के असेंबली जो है जिसने भी तुड़वानी होगी तोड़ दी, वरना उसकी कोई हैसियत ही नहीं है उस मामले में एज फार नंबर इज कंसर्न। KPK टूट गई तो जरदारी साहब सिंध असेंबली को लेके करेंगे क्या, और अगले 1.5 साल और जलील होंगे और लोग उन पर सवालात उठाएंगे, बाकी मुल्क किसी और तरफ जा रहा होगा। ठीक, उसके बाद अगर सारी के सारे सीटों से इस्तीफा दे देते हैं, MQM या दूसरे लोग इस्तीफा दे देते हैं, तो कराची में इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे, और जब सारे इलेक्शन जीत जाएगी कोई दूसरी पार्टी, तो फिर जब साल के बाद सिंध में इलेक्शन होंगे तो फिर फिजाई बदल गई होगी, फिर तो एक सरदारी सब पे भारी नहीं होगा। तो असल मसला यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिक्स जो है ना, ऐसी फ्लूइड उस्मान साहब मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। देखें क्यों इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कोई बात की एक अदारे के बारे में तो लोग ज़्यादा सेंसिटिव हुए, जबकि नवाज शरीफ के बारे में या दावड़ के बारे में या बलूचिस्तान में क्यों नहीं। वजह यह है कि वो एक महदूद तबके तक महदूद रहती थी, ये पब्लिक सेंटिमेंट्स तक ट्रांसलेट हो जाती है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने खास तौर पर रोक, इसलिए कल इमरान खान ने उसकी वजाहत भी की और ख़ास तौर पर उसको कहा गया और उसने वजाहत भी की पब्लिक को, इससे पहले कि पब्लिक बराह रास्त सूरत हाल में आ जाए। बेहतर देखें, श्रीलंका ने, मैं आज भी लिखा है, कल आएगा, श्रीलंका ने को फौज ने आज बचा लिया। अच्छा, क्योंकि फौज श्रीलंका की मुतनाज़ा नहीं थी, फौज वहाँ की हीरो थी, दहशतगर्दी से जीती हुई थी और फौज ने कभी तख्ता नहीं उल्टा था। फौज वहाँ मुस्तकिल एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के सबॉर्डिनेट, इसीलिए आज जब वो पहुँची है वहाँ पर और उन्होंने उसको उठा के फैमिली को नेवल बेस में लेके गए हैं, तो आज वो कर्फ्यू लगा दिया है, वहाँ अमन हो गया है। ठीक, लेकिन खुदा के लिए इस पे पहले कि मुतनाज़ी सूरत हाल बन जाए, ये वीडियो से नहीं मसले हल होंगे। अच्छा, मामला ठीक कर लो जितनी जल्दी हो सकता है। चलिए देखते हैं मामला किस रुख पे जाता है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और बाकी इश्यूज़ के ऊपर बात करें। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत की, कि भारत के अंदर आज एक मंजर देखा गया कि मुसलमानों की आबादी वाले इलाके में ऑपरेशन क्लीन अप किया गया दुकानें गिराने के हवाले से। वहाँ एक खातून एक बार फिर उठी, इस बार ये खातून है आरिफा, किस तरीके से बिल्डोजर्स के आगे खड़ी हुई और उसके बाद पूरी मुसलमान आबादी इसकी हमायत में आ खड़ी हुई और ऑपरेशन रोकना पड़ा। मनाजिर देखें, फिर उस पर बात करते हैं। देखें, सूरत हाल मैं आपको बताऊँ उस्मान साहब, ये हो रही है कि इंडियन मुस्लिम्स की सूरत हाल ये हुई है कि इंडियन मुस्लिम की सूरत हाल ये हुई है कि इंडियन मुस्लिम एक तवील अरसे से जो जद्दोजहद कर रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा होता ही रहा था कि आम जो मुसलमानों का बंदा होता था ना, उस बेचारे के खिलाफ एट्रॉसिटी शुरू हो जाती थी। कोई छाबड़ी वाला मिल गया है, कोई दुकानदार मिल गया है, कोई नमाजी चाहते हुए जाते मिल गया है। तो शाहीन बाग में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बड़ा धरना हुआ और करसे तक सिर्फ ख्वातीन को लेके आए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर, आपको पता है वो धरना हुआ था NRC के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक तवील अरसे से ये प्लान बनाया था कि मुसलमानों को, जाहिर बात है, हम किस तरीके से हम एलियनेट कर सकते हैं। वो जो जेनोसाइड के ऊपर कहा जाता है ना कि जेनोसाइड में सबसे पहले जो 10 मेन पॉइंट्स होते हैं, उनमें से 9 पॉइंट्स जो हैं इंडिया के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं किसी भी कौम की नस्ल कुशी के लिए। उनमें से एक पॉइंट जो होता है कि इनको अपने तमाम तर मेजर ग्रुप से अलहदा साबित कर दिया जाए कि ये हैं, और फिर उसके बाद दूसरी बात ये होता है कि उनको कहा जाए कि ये गंदे हैं, ये
गलत हैं, ये चूहे हैं, या वो इस तरह अभी जो रिपोर्ट आई है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की, उसमें भी यही कहा है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट और दुनिया खामोश है। दुनिया। अच्छा, दूसरी बात ये हुई है कि औरतें वहाँ पर निकली, तो औरतें वो जहाँ मुद्दतों उन्होंने कहा कि हमने फिर उनका एक नारा था कि यहाँ धरना दे दो वरना आप कंसंट्रेशन कैंप में फिर धरना दोगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमसे पूछेंगे। अब बात है, आप वॉल सिटी लाहौर में चले जाए, यहाँ किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, 15-15 पुश्तों से लोग रह रहे हैं, और वो PT1 उनके पास एक होता है कि हम बिजली का बिल देते रहे हैं, हम यहाँ पर उसका टैक्स, हाउस टैक्स देते रहे हैं, और हम यहाँ पानी का बिल देते रहे हैं, यही उनके पास है। सीवरेज का तो होता नहीं इस तरह की चीज़। तो ये वही पर दिल्ली शहर के अंदर भी है। मुसलमानों की थ्रू आउट आबादी जितनी भी है, पूरे आप इंडिया में रहते हैं, बहुत कम जगहों पे ऐसी है कि जो पॉश इलाकों या मेन हिंदू इलाकों में रहती हो। उसके 1-2-3 वजूहात ऐसी। एक तो ये है कि हिंदू मिक्स पॉपुलेशन में रहते हैं, तो कहते हैं कि वी नॉट सेफ, हमें कुछ पता नहीं कि हम बहैसियत अक़लियत हमारी बेटियाँ जाने के लिए महफूज हैं कि नहीं, कॉलेज जाने के लिए महफूज हैं कि नहीं, ये सूरत हाल होती। दूसरा उनका ये होता है कि हम जब कम्युनिटी में रहते हैं तो फिर हम कंफर्टेबल होते हैं, गोश्त कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या अपने लोगों का। अब मुस्लिम कम्युनिटीज़ का हाल पूरे यही है, वही बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप लाहौर शहर के अंदर कहीं निकल जाएं तो आपको रावी के किनारे जैसे शेंटीज़ टाउन मिलते हैं कि मुख्तलिफ झोंपड़ियाँ लगी हुई हैं या छोटे छोटे वो चीज़ें हैं, ऐसे मुस्लिम आबादियाँ। और वो उनके बारे में कहते हैं कि गंदगी की बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों के इलाकों के अंदर तमाम सिविक कम्युनिटीज़ हैं ही नहीं। अच्छा, मैं औरंगाबाद में जा रहा था तो मुझे एक मुसलमान वहाँ मिल गया, उसने कहा आप आंखें बंद कर दें और खिड़की खोल दें, जहाँ से बदबू आना शुरू हो जाए समझे मुसलमानों का इलाका शुरू हो गया हुआ है। अच्छा। और सिविक कम्युनिटीज़ किसने देनी है? गवर्नमेंट ने देनी है। ना वहाँ सीवरेज है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ स्कूल्स हैं, ना वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, ना वहाँ बिजली का कनेक्शन है, और गैस वैस का तो इंडिया में वैसे वर्क को नहीं। और जहाँ तक उसका ताल्लुक है कि 65% के पास तो वैसे ही वहाँ बैतुल खला है ही नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर नहीं है। वो इंडिया मुसलमान हो हिंदू इसमें सारे बराबर है इस मामले। ये हुआ ये कि शाहीन बाग में वो बैठी और शाहीन बाग को टारगेट कर दिया गया, क्योंकि ये सेंट्रल दिल्ली में था, इसमें दुनिया की टेंशन बहुत ज़्यादा आई। इस टेंशन के बाद अगला सूरत हाल ये जब बनी, जो सबसे बड़ी अहम बात हुई वो ये है कि अब उन्होंने कहा कि हम इस पर बुलडोज़र चलाएंगे, क्योंकि ये एक आईसोर है, एक ऐसी जगह है कि जो बुरी है, जो कि जैसे आप कह दें कि जनाब शहर के बीचों बीच एक फजूल सी आबादी कैसे बन गई, इसको मिटाया जाए। तो उन्होंने मुसलमान, हालांकि वहाँ बहुत थोड़े हैं, लेकिन उन्होंने टारगेट किया कि सबसे पहले हम मुसलमानों की आबादी को लेके आएंगे। इसमें एक तो ये है कि मुसलमानों ने वहाँ भी उन्होंने औरतें गईं, और ख़ास तौर पे ये जो इसका नाम आपने लिया है आरफा जो है ये गई है, और ये उसके आगे जब आई है बुलडोज़र के आगे लेटी है तो उसने वहाँ पर उसकी टांग जख्मी हुई। इसके साथ सबसे अहम बात मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, और हमेशा मैं करता हूँ, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। हमारा जो सेकुलर लिबरल है ना वो 2 नंबर है, लेकिन दुनिया में जहाँ पर भी कम्युनिस्ट है ना, वो बुनियादी तौर पर उनको बेसिकली चूँकि उनकी साइकोलॉजी है वो गरीब आदमी की, इसीलिए कम्युनिस्टों की तारीफ इसलिए करने के कि सूद इंपीरियलिज्म के खिलाफ है ना, 75 साल सूद के बगैर ज़िंदगी गुजारी है, और गुजार के दिखाई कि सूद के निज़ाम के बाद गुजर सकती है। मुसलमान नहीं थे लेकिन कमाल कर दिया। तो CPI के हेड को मैं देख रहा था, उसमें वो लड़ रही थी उनसे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसने कहा मैं बैठूंगी और मेरे साथ ये सारी औरतें बैठेंगी, और हम औरतें ही आई हैं, और वो मुसलमान नहीं थी, इतना बड़ा उसने तिलक लगाया हुआ था और साथ बैठी हुई थी। इसका मतलब ये है कि असल में सियासत जो है वो खा कांग्रेस करे, खा सेकुलर लिबरल करें, खा कोई और करे, ये सारी की सारी जो है हिंदुत्व के फलसफे से खौफजदा है, वो चल नहीं सकते। आप खुद सोचे कितना बड़ा नाम है इसका, दिल्ली के जो अपना चीफ मिनिस्टर का वो जो है बड़ा मशहूर आम आदमी पार्टी वाला, जो इनकम टैक्स सर्विस कर रहा है और सब कुछ उस आम आदमी पार्टी की एक आवाज, एक स्टेटमेंट नहीं है मुसलमानों के हाथ, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी वालों को कि अगर हम इस तरह वोट की बैंक है ना जी उनका, लेकिन चूंकि CPI जो है वोट बैंक पे बिलीव नहीं करती, वो कहती है हम जमहूरियत में इसलिए हैं कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक राब्ते के लिए खड़े हो, हम जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते। जमहूरियत बुनियादी तौर पे एक इंपीरियलिस्टिक सोसाइटी का नाम है, जमहूरियत बुनियादी तौर पे एक कॉर्पोरेट कल्चर की सोसाइटी है। हम इनकलाब लाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम वोट में नहीं आएंगे, इलेक्शन में नहीं आएंगे, लोग हमें भूल जाएंगे, लोग हम अपने आइडियल्स। इसीलिए CPI बगैर परवाह किए हुए कि हमें ब्राह्मण वोट देता है नहीं देता है, हमें शूद्र वोट देता है नहीं देता है, हमें क्षत्रिय वेश वोट देता है या नहीं देता, वो आके खड़ी होती है। CPI आज भी मैं देख रहा था, CPI को उन्होंने लगाए हुए थे, या मुसलमान बेचारे थे, गरीब मिस्कीन। आप देखें
कभी कभी मैं सोचता हूँ इस सारे के सारे सिनेरियो को, तो मैं सोचता हूँ कि इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हर बंदा उठ के अकलियत के बारे में गुफ्तगू करता है, हर बंदा उठ के बातें करता है, लेकिन कभी किसी अकलियत को इस तरह बुलडोजर्स का सामना करना पड़ा। उनके घर, कच्ची आबादियां गिरती हैं तो सबकी गिरती हैं, बिल्कुल, और एक साथ गिरती हैं। मुझे अक्सर, आप खुद सोचे, कश्मीर है, क्या दुनिया का कोई बंदा जाके कश्मीर के आखिरी किनारे तक नहीं जा सकता, और क्या इंडिया में जा सकता है? लेकिन कोई नहीं उसके बावजूद। अच्छा जी, दूसरी स्टोरी ये है कि अल जजीरा की खातून जर्नलिस्ट है, उनको आज गोली मारी गई है और बड़ा मौजू बना हुआ है, और ये भी एक जो है ना मीडिया सर, हम कोशिश करेंगे कल इंशाल्लाह, आप चूँकि जा रहे हो उम्रे पे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते से वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडियन हालात ख़राब हैं, और ख़ास तौर पे वो इस एरिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एरिया ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए एक पर्टिकुलर अहमियत का हामिल है, जो मस्जिद अक्सा है। देखिए, एक तो गुंबद है ना, ये है बेसिकली डोम ऑफ द रॉक। रॉक एक पहाड़ी है जिसके ऊपर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो दिया करते थे दर्स। इस हज़रत मूसा के हवाले से भी कहा जाता है कि वो इलाका है, लेकिन वो इतना ऑथेंटिकेटेड नहीं है जितना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहते हैं कि मिराज जो है वो बुराक वहाँ से आसमानों पर उठा था, तो उसके ऊपर खलीफा अब्दुल मलिक मरवान ने उसके ऊपर ये गुंबद बना दिया था, और ये गुंबद वहीं का चला रहा है, ये तो वो नहीं है। लेकिन मस्जिद अक्सा वो जगह है कि जो कि उस दीवार गिरिया से हट के, क्योंकि जब दीवार गिरिया पर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचे हैं तो उस वक्त हैकल तो गिर चुका हुआ था, सिर्फ एक दीवार बाकी थी। हैकल तो 70 ईस्वी में गिर चुका हुआ था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से भी 5 साल से पहले ही 500 साल पहले गिर चुका हुआ था, और यहूदियों को निकाल दिया था उन्हें टाइटस ने आके। लेकिन उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी ये उनकी खाली जगह है, हम इस खाली जगह पर भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो इधर होके उन्होंने मस्जिद अक्सा में, और वो आजकल वो जो उमर मस्जिद के नाम से मशहूर जो ब्लू रंग का जो, अच्छा, अब वो कुरान पाक की जो आयात हैं उसके बारे में अब समझ नहीं आती कि मस्जिद अक्सा जो है यकीनन वही है जो वो हैकल है, क्योंकि अल्लाह जो कहता है ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल, तो जब ये आयत उतरी तो उमर तो नहीं थे उस वक्त, हज़रत उमर तो बाद में आए। तो असल में मस्जिद अक्सा तो वो है जो जिस पे वो वेलिंग वॉल पे रोते, लेकिन उन्होंने इसके अंदर कहा है कि ये हम इस आर्कियोलॉजी के नाम पे हम एक्सकवेट करेंगे, और वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र भी है उसी जगह पे, और भी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही वो चर्च ऑफ नेटिविटी है जिसके अंदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ पैदा हुए थे वो जाए पैदाइश है, फिर वो गली जो है जिस गली से हज़रत ईसा सलीब लेके गुजरे थे, और उनको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो वहाँ पर उन्होंने 8-10 दिन से बाकायदा इसराइली सिपाही घुसते हैं और मारते हैं, और ये औरत जो थी ये उनकी फिल्म बना रही थी, और इसको उन्होंने माथे पे गोली मार के मारा है। और ये इससे पता चलता है कि इजराइल जो है वो पहले जर्नलिस्ट को कत्ल करने का शायद मेरा ख्याल है गुज़श्ता 30-35 साल की तारीख में ये पहला वाक़या है। एक खातून थी, वो जब साबरा शतीला का कैंप का वाक़या हुआ था तो आपको याद है कि वो इजरायली टैंक के आगे लेट गई थी, वो जर्नलिस्ट ब्रिटिश जर्नलिस्ट थी, उसको उन्होंने टैंक उस पर चढ़ा दिया था, और वो बड़ी उसकी हीरो बनी थी, लेकिन आज कोई याद नहीं रखता। उसको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, उस औरत को नहीं मिला इन्होंने, हालांकि वो ब्रिटिश थी, वहाँ की रहने वाली थी, लेकिन मजाल है उसका कोई नाम का जिक्र कर सके। तो असल में वो बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन बैतुल मक़दस जो है, ये अक्सा का जो इलाका जो है, ये इमरान अल बैतुल मक़दस, ये एक सेंटर फोकस बन जाएगा, ये एक बुनियाद बन जाएगा, तो फिर मुसलमानों की वो जंग का खास जो है वो मलामतुल कुबरा जो है, फिर मदीना वीरान होगा और फिर सब कुछ आगे चीज़। जी नाज़रीन, इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।